हॉरिजॉन्टल मोशन का एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल जैसे न्यूमेरिकल आएगा कि आपके पास एक स्ट्रिंग है। ये लो, आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है और एक पत्थर है, एक स्टोन है। एक स्ट्रिंग है, एक स्टोन है। स्टोन का मास क्या है? m है और ये सेंटर c है। मास m है और सेंटर c है। रेडियस इसका r है। ये स्टोन कैसे घूमता है? प्रैक्टिकली कैसे घुमाते हो? रस्सी लेते हो, स्टोन बांधते हो, अपने हाथ से घुमाते हो। तो आप हाथ से क्या लगाते हो? फोर्स। देखो, आपने हाथ में पकड़ी है स्ट्रिंग तो फोर्स तो आपने लगाई है। तो आप हाथ से क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। फोर्स कैसे लगा रहे हो? आप पत्थर को तो पकड़ा नहीं हुआ आपने, आप स्ट्रिंग को पकड़ के बैठे हो। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या डेवलप हो गई? टेंशन। तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हुई और टेंशन की वजह से पत्थर को फोर्स मिली। टेंशन कैसे एग्जिस्ट करती है? टेंशन पेयर में एग्जिस्ट करती है। देख रहे हो? ये लो, ये ड्रॉ करो, टेंशन टी एंड टी। टेंशन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, टी एंड टी। तो बना लो यहां पर टेंशन पेयर में एग्जिस्ट करती है, टी एंड टी। ठीक है, एक ही टेंशन है, एक रस्सी है। अब लेट अस सपोज ये मूव कर रहा है स्टोन विद द वेलोसिटी ऑफ v। स्टोन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v और इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और इसमें लिख लेना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मोशन। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टली। लिख लेना, बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, लिख लेना। अगर कोई भी बॉडी दुनिया में सर्कल में मूव करती है तो उसके बाद एक फोर्स तो 101% होगी ही होगी। कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स। मुझे बस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्टोन से बताएं कि स्टोन के ऊपर सिर्फ कौन सी इकलौती एक ही फोर्स काम कर रही है, डायग्राम में दिख रही है, और वो कौन है? टेंशन। टेंशन कहां काम करती है? टुवर्ड्स सेंटर। देख रहे हो, इस स्टोन के ऊपर फोर्स जो टी है वो कहां एक्ट कर रही है? टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब इस पत्थर को घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रही है? टेंशन। तो आप क्या करोगे? सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। और कौन एक्ट करेगा इसमें एज सेंट्रीपिटल? टी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? T इज इक्वल टू mv²/r। T इज इक्वल टू mv²/r। तो एक स्टूडेंट मुझसे पूछा, वो कह रहा है कि यार ये अजीब सी बात है कि आप लास्ट लेक्चर में ऐसे ही कर रहे थे, एक कार मूव करती है फिर बोल देते हो वो भी mv²/r। कोई साइकिल वाला मूव करता है वो भी mv²/r। ये हो क्या रहा है? मतलब हर चीज mv²/r होती है। मैंने कहा देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स, दुनिया में कोई भी चीज अगर घूमेगी उसके पास एक फोर्स पक्का होगी ही होगी, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला फिक्स्ड है, mv²/r या mr⍵², कोई भी यूज करो। अब तुम जाके उसके ऊपर चाहे फोर्स लगाओ 10 न्यूटन, तो मैं बोल दूंगा 10 न्यूटन इज इक्वल टू mv²/r। तुम टेंशन के थ्रू लगाओ फोर्स, तो मैं बोल दूंगा टेंशन इज mv²/r। तुम फ्रिक्शन के थ्रू फोर्स लगाओ, मैं बोलूंगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r। लेकिन mv²/r तो होगा ही होगा। कभी नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट एक्ट करेगा mv²/r, कभी टेंशन एक्ट करेगी mv²/r, कभी फ्रिक्शन एक्ट करेगी mv²/r, कभी आप खुद फोर्स लगाएंगे mv²/r। मुझे पता नहीं, हर एग्जांपल में अलग अलग तरीके से सेंट्रीपिटल एक्ट करती है। पर हाँ, एक बात पक्की है कि जो भी एक्ट करेगी सेंट्रीपिटल, चाहे फ्रिक्शन, चाहे टेंशन, चाहे रिएक्शन, वो इक्वल टू mv²/r ही होगा। तो इसमें कौन एक्ट कर रहा है? सेंट्रीपिटल, टेंशन। तो साइक्लिस्ट के केस में कौन प्रोवाइड करता था सेंट्रीपिटल? डेरिवेशन की थी लास्ट टाइम, n sin थीटा। मुड़ा था ना, n sin थीटा। लेवल रोड पे कार को कौन प्रोवाइड करता था सेंट्रीपिटल? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और mv²/r। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? हॉरिजॉन्टल मोशन में किस तरीके से कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट करेगी ही करेगी सेंट्रीपिटल, और वही तरीका है। अब कोई कहता है जी मेरे को पेपर में v नहीं गिवन, मेरे को तो ये गिवन है कि पत्थर घूम रहा है विद ओमेगा, तो मैं क्या करूं? मैं कुछ ना कर, t इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला यूज कर ले, mr ओमेगा का स्क्वायर, जो मर्जी कर ले। तो अगर तेरे को पेपर में ओमेगा गिवन है तो mr ओमेगा स्क्वायर कर ले, अगर तेरे को v गिवन है तो mv²/r कर ले, जो तेरी इच्छा है तो वैसे कर ले। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पहला एग्जांपल कैसे है। तो अगर आज के बाद स्टोन घूमेगा, पत्थर घूमेगा हॉरिजॉन्टली, तो T इज इक्वल टू mr mv²/r। तो टेंशन प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल, बात होगी खत्म। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, दूसरा एग्जांपल, सपोज फिर से सर्कल। मान लो आपके पास कोई बॉडी इस तरीके से सर्कल में घूम रही है।
और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में ये सेंटर है, एक स्टोन ये रहा M1, एक स्टोन ये रहा M2। इस बार एक नहीं दो पत्थर घूम रहे हैं इकट्ठे, इस बार एक पत्थर, इस बार दो पत्थर घूम रहे हैं इकट्ठे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, मान लो इसका जो डिस्टेंस है वो R1 है और इसका डिस्टेंस R2 है। देखो हर का डिफरेंस ये लो, ये गिवन है आपको, ये गिवन है। और इनकी क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। ठीक, मेरा पहला क्वेश्चन, क्या V टेंजेंट, देखो इनकी अगर स्ट्रिंग टूट गई ना, दोनों पत्थर कैसे उड़ते जाएंगे, टेंजेंशियली, टेंजेंट की तरह उड़ते जाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या वेलोसिटी V की वैल्यू दोनों की सेम होगी या डिफरेंट होगी। मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या ओमेगा की वैल्यू दोनों की सेम होगी कि डिफरेंट होगी, या हर चीज दोनों की डिफरेंट होगी, V भी डिफरेंट, ओमेगा भी डिफरेंट, की सब कुछ सेम होगी। क्या होगा, क्या V सेम होगा दोनों का, हाँ या ना। नहीं लगता आपको। क्या ओमेगा सेम होगा, आपको लगता है, लगता है आपको ओमेगा सेम होगा। सोचें, V सेम होगा या ओमेगा सेम होगा दोनों का। ओमेगा लगता है आपको, V लगता है आपको। क्या लगता है, क्या ओमेगा, दोनों V सेम होगा, ओमेगा सेम नहीं होगा। ठीक है, ओमेगा सेम होगा। ओके, मुझे सिर्फ एक चीज का एग्जांपल दो। अगर मान लो यहां पे ये बॉडी एक डिस्क है, एक डिस्क ना रोटेट कर रही है, एक डिस्क रोटेट कर रही है। ठीक, आगे, ठीक है। और सपोज यहां पे आप खड़े हैं, यहां कोई और कोई दोस्त खड़ा है, कोई दोस्त खड़ा है, कोई दो लाइन में खड़े हैं, सब घूम रहे हैं, सर्कल में घूमेंगे। तुम देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये सब एक लाइन में ऐसे दिखेंगे आपको। कहने का मतलब ये यहां से उठ के यहां पे आ गए, कवरिंग एन एंगल ऑफ क्या, थीटा। ओमेगा क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। तो टी टाइम में जितने भी लोग लाइन में खड़े थे वो घूम के इधर से इधर आ गए। तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि सबने एंगल सेम कवर किया है थीटा, ऐसा फील हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट इधर रह गया, एक पीछे रह गया, एक आ रहा है, अभी एंगल कर लेंगे कवर थीटा। मान लो ये पूरी की पूरी क्लास है यार, मैं क्लास को ऐसे उठा देता हूँ, ऐसे गोल घुमा देता हूँ क्लास को, तो तुम सबका थीटा विल रिमेन सेम। ये देखो मेरे हाथ के ऊपर पार्टिकल्स हैं, देखो घूम गए, थीटा की सबकी सेम है। तो अगर थीटा सेम है, टाइम भी सेम है, तो ओमेगा की वैल्यू भी सेम है। तो याद रखना ओमेगा की वैल्यू इसमें सेम रहेगी। क्लियर है। तो जब भी कोई बॉडी घूमती है, हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है, डिफरेंट होता ही नहीं कभी। पंखा घूम रहा है, पूरे पंखे का ओमेगा सेम है। ये नहीं है कि इधर वाले पार्टिकल का तो ओमेगा 1 है, फिर ओमेगा 2, ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट ओमेगास, फिर तो पंखे का न्यूमेरिकल हो ही नहीं पाएगा। पंखा घूम रहा है तो कांस्टेंट स्पीड सॉल्व कैसे करेंगे, आप तो ओमेगा इकट्ठे करते रह जाओगे। तो ओमेगा की वैल्यू सबकी सेम है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, v के बारे में क्या बोलते हो, क्या v सेम है कि v डिफरेंट है। डिफरेंट है, ऐसा क्यों। हाँ, तो फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, v का तुम्हें एक ही फॉर्मूला आता है वैसे भी, आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। भाई ओमेगा सबके लिए सेम है, लेकिन आर थोड़ा सेम है, तो v भी सेम नहीं है, v सेम नहीं है। तो जो पार्टिकल इस एक्सिस के दूर होगा, रेडियस उसका ज्यादा होगा, तो उस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। इस पार्टिकल की कम होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, और मानोगे इसकी होएगी नहीं, क्योंकि ये तो जीरो, आर जीरो है। तो इमेजिन करो, कल से ये पता लग रहा है कि अर्थ खत्म हो रही है, और ये अर्थ घूम रही है, और वो कह रही है ठीक है मेरी ग्रेविटी कल से स्विच ऑफ है, मैं ग्रेविटी खत्म कर रही हूँ अपने। क्या होगा, कोई ना बचेगा, उठा के ना एकदम फेंक देगी हर चीज को। मैं भी टेंशनली, आप सब टेंशनली उठ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। कौन बचेगा, जो कहां पे बैठा हुआ है,
अर्थ के सेंटर पे, मतलब मिट्टी खोद के अंदर घुस जाऊं? नहीं नहीं, कहां पे जाऊं? पोल्स के ऊपर जाके बैठ जाओ, पोल्स का एक्सिस ऐसे घूमेगा, आर जीरो गया ना, एक्सिस तो सेंटर से पास कर, पोल से पास कर रहा है, पोल पे जाके बैठ जाओ, एक्सिस पे घूमते रहोगे, आर तो जीरो हो गया, तो ओमेगा तो होगा, ओमेगा तो होगा, घूमोगे तो सही लेकिन वी जीरो हो जाएगा क्योंकि आर जीरो हो गया। तो बात समझ में आ रही है? आपने ये भी देखा होगा, कोई मेले में जाओ, वो झूला सा होता है एक, वो हॉर्सेस, घोड़े, छोटे बच्चे रहते हैं, एक डिस्क सी बनी होती है, स्टेज है पूरा, आप खड़ भी सकते हैं स्टेज के ऊपर, और हवा में ऐसे हॉर्सेस लटका रखे हैं और ये इस तरीके से ऐसे गोल 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 घूमते हैं, बच्चों को बिठा देते हैं, छोटे छोटों को, और छोटे बड़े सारे बैठते हैं और वो गोल 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 घूमते हैं। जिसको थोड़े छोटे बच्चे को थ्रिल का शौक है, कुछ करना है जिंदगी में, तो वो एंड में जाके बैठेगा घोड़े पे, वो डरने लगता है उसे। जिस पर डरते हैं उसको ना बिल्कुल एक्सिस की तरफ ले जाते हैं, तू इधर आ जा, सेफ है तू, तो बेचारा वो छोटे चक्कर में घूमता रहता है, उसका वी कम है ना, वी कम है, उसका वी ज्यादा है, वो गिरेगा तो वो टेंजेंशियली ज्यादा गिरेगा, ये नहीं गिरेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? और आप एक और एग्जांपल लें, वो कोलंबस शिप आती है एक ऐसी, वो जो, और जो थोड़े थ्रिल लेते हैं वो एंड की सीट में जाके बैठते हैं, आर बढ़ गया ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये देखो बहुत तेज वेलोसिटी से निकलेगा, और जो डरता है वो कहे नहीं यार, लेनी भी है और साथ में बैठना भी है और डरना भी है, वो कहाँ बैठेगा? बिल्कुल बीच में बैठेगा एक्सिस पे। क्यों? उसका एक्सिस ये रहा, आर उसका बहुत कम कर दिया, तो उसका बेचारे का वी बड़ा कम रहता, ओमेगा तो बराबर है, वी कम हो जाएगा, उसको थोड़ा डर कम लगेगा, वो दूरी भी कवर नहीं करेगा ज्यादा, बहुत थोड़ी दूरी कवर करता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि जितना एक्सिस के करीब रहोगे उतना ही v की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये तो रस्सी है ना, तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो ये हवा में घुमा रहे हैं। तो कोई और एग्जांपल दूंगा फ्रिक्शन वाला, उसमें पूछना, फिर अभी नेक्स्ट एग्जांपल वही है फ्रिक्शन वाला, अभी इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसमें हवा में पत्थर घूम रहे हैं, बस इकट्ठे घूम रहे हैं। ये देखो, तो इसमें इसके अंदर अब बात हो रही है कि ठीक है, अब चलो जो है हमने डिस्कस कर लिया कि ओमेगा इनमें क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, ओमेगा की वैल्यू सेम रहेगी। एक कौन, देखो m1 m2 सर्कल में घूम रहे हैं, कौन प्रोवाइड कर रहा है इसमें सेंट्रीपिटल, वो देख लें। तो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने के लिए या फिर बोलो टेंशन इन दोनों में सेम रहेगी या डिफरेंट इन पोर्शंस में? डिफरेंट रहेगी, सही है, क्योंकि मास चेंज हो गया। तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो यहां टेंशन T1 एंड T1 और यहां पे टेंशन T2 एंड T2, ये लो T2 एंड T2 बनाओ, टेंशन T1 T1, टेंशन T2 T2। अब अगर इक्वेशन में M2 के लिए बनाऊं, M2 की इक्वेशन बनाऊं, तो M2 का अगर मैं सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, और M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा। इमीडिएटली लेफ्ट और राइट की फोर्सेस की बात हो रही है, यहां पे आपके सामने ही है। बोलो M2 की इक्वेशन, M2 किस में घूम रहा है? सर्कल में। सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स M2 को कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऐसा कौन सा वेक्टर है जो सेंटर की तरफ जा रहा है? T2। तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? T2 इज इक्वल टू M2 इंटू रेडियस क्या है? रेडियस क्या M2 का? R1 प्लस R2, mr ओमेगा का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंग्थ पे आ जाए तो पहली इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन बनेगी। तो इसमें T2 फोर्स M2 के लिए सेंटर की तरफ काम कर रही है और T2 ही प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल, तो T2 इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर आंसर। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब बोलो M1, M1 बोलो, M1 में T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है? T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है? कितने लोग बोलते हैं T2, कितने बोलते हैं T1? तुम्हें T1 क्यों लग रहा है? मैंने तो इसमें कोई ऐसी T1 और 1 और 2 के लगने से क्या होता है, कैसे पता? टुवर्ड्स सेंटर, तो टुवर्ड्स सेंटर इसलिए ठीक बोल रहे। T1 बड़ा है, तुम्हें लग रहा है? देखो M1 किस में घूम रहा है? इन सर्कल। सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कहां एक्ट करती है? टुवर्ड्स
सेंटर, इसके सेंटर में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? T1। और कौन से अपोज कर रही है? T2। पर क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ तो होनी ही चाहिए, इसलिए T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। तो नेट फोर्स कहाँ आएगी? टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स सेंटर। तो नेट फोर्स क्या बनेगी बोलो? T1 माइनस T2 इज M1 इंटू R1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? याद रखना सर्कुलर मोशन के अंदर नेट फोर्सेस टुवर्ड सेंटर ही रहती हैं, क्योंकि बॉडी जब सर्कल में घूमेगी तो नेट फोर्स कहां पे देखी जाएगी? टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर में जाने के लिए T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो कल को कोई न्यूमेरिकल आए तो इस कॉन्सेप्ट से यूज करना है। वो नॉर्मली आपसे रेशियो पूछता है T1 एंड T2 की, तो डिवाइड कर लेना T2 और T1 को, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके T1 T2 की रेशियो आ जाएगी, बात खत्म। मेथड समझ में आ रहा है आपको कि क्या लॉजिक है इसका? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जहां पे आप इस चीज को देखेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल को, उस पे चलते हैं। एक चीज को बड़े ध्यान से देखना, और ये बीच में यूज होती रहेगी और आज के न्यूमेरिकल में भी यूज होगी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, थोड़ी देर पूछूंगा भी। पहला क्वेश्चन, अगर मान लो आपके पास एक चलो एक डिस्क है, मान लो ये एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है। ये जो डिस्क है ये अपने एक्सिस पे घूम रही है, ऐसे ऐसे विद ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा से घूमे जा रही है, घूम रही है घूम रही है घूम रही है, बनाते रहो साथ साथ, ठीक है। डिस्क है और डिस्क के ऊपर ये लो एक रोटेट कर रही है, ठीक है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू ले लेते हैं, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ये आपके सामने एक कॉइन पड़ा हुआ है, कॉइन, ठीक है, इसके ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ है। ये कॉइन जब ये डिस्क घूमेगी ना, अगर आपने बहुत तेज घुमा दी तो ये कॉइन गिर जाएगा, बाहर की तरफ गिरेगा, देखो सेंटर की तरफ नहीं गिरेगा। ये अगर सेंटर की तरफ गिरता है तो बात ही खत्म है, फिर तो आराम से बैठी सारे कॉइन रखो, डिस्क पे घुमाओ और सेंटर पे आ जाएगा, तो ना होता है, उल्टा बाहर गिरेगा, टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा, ये बाहर की तरफ गिरेगा। वैसे फ्लाई ऑफ तो मुझे पता नहीं, पर बाहर पक्का गिरेगा, उस तरफ बाहर गिरेगा। आप मुझे एक चीज बताओ कि ये डिस्क घूम रही है, कोई चीज जब घूमती है उसके पास कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल। किसने प्रोवाइड की? मे बी किसी मोटर ने, नीचे मोटर घुमा रही है, या हो तो मैं ही घुमाई जा रहा हूं, कोई तो उसको दे रही है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन। आपको लगता है फ्रिक्शन, ये ठीक है, तो मैं डिस्क लेके आओ, मैं फ्रिक्शन कहूंगा, फ्रिक्शन है, ऊपर घूमना शुरू कर देगी, ऐसे होता है यार। फिर तो यार तुम कुछ भी करें, तुम तो उठा के कहोगे ये लो सर, ये डिस्क, ये लो मैंने रख दी, ये तो घूमी नहीं। भाई फ्रिक्शन होने का मतलब थोड़ा है कि अब ये घूमना शुरू कर देगी। तो कहने का मतलब कि ये डिस्क को तो मुझे घुमाना ही पड़ेगा, पत्थर को मुझे स्ट्रिंग के थ्रू घुमाना पड़ता है, साइकिल में फोर्स लगा के मेरे को पहले साइकिल चलानी पड़ती है और मुड़ने के लिए मुझे बेंड करना पड़ता है। गाड़ी वाले क्वेश्चन में मुझे इंजन गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है और रेस जमानी पड़ती है, घुमाने के लिए फ्रिक्शन मुझे हेल्प कर सकती है। ठीक, लॉजिक क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर मान लो आपके पास ये एक डिस्क है और डिस्क ना रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है। चलो मैंने नीचे मोटर लगा दी और इलेक्ट्रॉनिक मोटर है, ओमेगा ओमेगा घूमी जा रही है, घूमी जा। मुझे ये बताओ क्या डिस्क के पास एक्सेलरेशन है, हाँ या ना? क्या डिस्क के पास एक्सेलरेशन है? आप यस लिखेंगे, कौन सी? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा,
एल्फा। एल्फा कब यूज करते हैं? जब डिस्क की स्पीड ओमेगा पहले 2 रेडियंस पर सेकेंड, फिर 3 रेडियंस पर सेकेंड, फिर 4, फिर 5 से, तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो एल्फा तो हो ही सकता, इसके अंदर ओमेगा इज कांस्टेंट। मैं तो नहीं, स्पीड इलेक्ट्रॉनिक है, फिक्स कर दी बस पंखे की तरह। अब एल्फा तो नहीं होगा। कौन सी? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, हाँ, दुनिया में कोई बॉडी घूमे तो सही और कुछ होना हो, उसके बाद एक एक्सीलरेशन तो पक्की है, जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल। सही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है इसके पास। कोई कहता है जी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है ना। लास्ट टाइम डिस्कस किया तो था कि डायरेक्शन चेंज होती है तो भी एक्सीलरेशन जनरेट हो जाती है। तो और चलो ये तो बात पुरानी होगी ना, ये तो आपको मानना पड़ ही गया आज की डेट में कि जी कोई डायरेक्शन चेंज करेगी तो एक्सीलरेशन जनरेट होगी, और आप तो उस चीज से उठ गए हो। आपको ये तो चीज पता ही लग चुकी है, दुनिया में कोई भी चीज घूमेगी उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो है ही है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? या तो v स्क्वायर बाय r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको ओमेगा दिया तो आप r ओमेगा स्क्वायर बोल तो कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक हो गया यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, डिस्क के पास कौन सी एक्सीलरेशन है? सेंट्रीपिटल। और डिस्क की सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहां काम कर रही है? टुवर्ड्स सेंटर। भूलना नहीं है स्टेटमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर। अब आप एक काम करो, कॉइन को देखो। कॉइन गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता, डिपेंडिंग कि उसकी स्पीड क्या है, ओमेगा कितना। तेज घुमाओगे तो गारंटेड गिरेगा, तेज करते जाओ कभी ना कभी तो गिर ही जाएगा। मेरे को यह बताना है कि इस क्वेश्चन में ओमेगा क्या हो, मैं इसका घूमने की स्पीड क्या रखूं, ओमेगा की स्पीड क्या रखूं कि कॉइन किस पे पड़ा रहे? एट रेस्ट। ठीक है, कॉइन रेस्ट पे पड़ा रहे, कि अगर मैंने इससे ज्यादा ओमेगा कर दिया ना तो पक्का कॉइन हिल जाएगा और गिर जाएगा। फ्रिक्शन तो बचाएगी, सही है। मेरा पहला क्वेश्चन, इसको लिखो मेथड नंबर 1। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। मेथड नंबर 1, आपको देखने का व्यू चेंज हो जाएगा आपका, सर्कुलर थोड़ी देर में देखना। मेथड नंबर 1, मैं अपना क्वेश्चन कहां पे बैठ के कर रहा हूं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो आप कहां बैठे हो? क्लास में बैठे हो और क्लास रेस्ट पे है, और आपको अगर ये पूछें कि आपको क्या कॉइन घूमता हुआ दिख रहा है, आप आंसर यस बोलेंगे कि नो? डिस्क घूम रही है, ऊपर कॉइन पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कॉइन मूव ना करे। आपको ये चीज आपको दूर से दिख रही है, आप क्लास में बैठे हैं, पूरा मान लो वीडियो चला दूं अगर मैं, तो आपको क्या लगेगा? आप सिर्फ कॉइन को देखें, आप क्या बोलेंगे? कॉइन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? हाँ या ना? कॉइन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? अगर मैं वीडियो चलाऊंगा, यस घूम रहा है, घूम रहा है, हाँ तो घूमेगा ही भाई, जब डिस्क घूमेगी कॉइन भी साथ घूमेगा ही। और अगर मैं खड़ा जाऊंगा मैं भी तो घूमूंगा ही। आपको देखो तो सर भी रोटेट करे जा रहे हैं, तो देखो ना कॉइन को क्या देख, खुद खड़े होकर देख लो, अगर डिस्क घूमेगी तो आप भी तो घूमोगे ही। लेकिन ये बात कौन कहेगा? जो बंदा कहां पे पड़ा हुआ है? ग्राउंड पे। अब दूसरा, आप मेरे साथ आके खड़े जाओ यहाँ पे, चलो मान लो ये पूरी डिस्क है, क्लास डिस्क है और ये घूम रही है। अब हम सब किस पे पड़े हुए हैं? एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू रेस्ट। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो प्लेटफॉर्म पे खड़े होके काम करोगे तो रेस्ट, और ग्राउंड पे खड़े होके काम करोगे तो मोशन। तो अब जो लोग बेंच पे बैठ के क्वेश्चन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो मुझे समझा रहे हैं सर देखो ये कॉइन घूम रहा है। मैंने कहा हाँ कॉइन घूम रहा है। इस कॉइन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल? फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। इसको बचा भी कौन रहा है? फ्रिक्शन। तो मैंने कहा देख, फ्रिक्शन जरूर इसमें टुवर्ड्स कहां काम करती होगी? सेंटर। और क्या प्रोवाइड करती होगी? सेंट्रीपिटल। क्योंकि सेंट्रीपिटल सर्कल में घूमने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है ही है, जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल। और इस केस में फ्रिक्शन एकमात्र ऐसी चीज है जिसको बचा सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, सही बोल रहा है। तो ये फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो कभी टेंशन एक्ट करती है सेंट्रीपिटल। अब सोचो तो वैसे ही कहते रस्सी में पकड़ लिया किसी ने, जैसे पत्थर को रस्सी से बांध दिया हमने, सेम उसमें T इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसमें F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो कभी रिएक्शन का कंपोनेंट ऐड करता है, कभी फ्रिक्शन करती है, कभी टेंशन करती है। हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें सेंट्रीपिटल काम करती है, पर वो होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर।
अब क्योंकि मैं लिमिटिंग केस कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद अगर हल्का सा ओमेगा चला, इंक्रीज हुआ, मेरा कॉइन हिल जाएगा। इसका मतलब ये जो म्यू है, ये म्यू कौन सा गिवन होना चाहिए, म्यू एस, म्यू स्टैटिक। तो म्यू स्टैटिक, इसका मतलब यहां पर क्या पुट करेंगे, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कितना, एम आर ओमेगा का स्क्वायर। एम से एम कैंसल, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी डिवाइडेड बाय आर। तो ये वो मिनिमम ओमेगा है, या ये वो ओमेगा की वैल्यू है, इतनी ओमेगा के बाद, या मैक्सिमम ओमेगा बोल सकते हो, ये वो मैक्सिमम ओमेगा है। अगर आपने इससे ज्यादा ओमेगा कर दिया तो आपका कॉइन वहां से हिल जाएगा। और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की, फ्रिक्शन ने। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? मेथड 2 सुनो, मेथड 2 सुनो, अब इसी का लिखो मेथड 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड 2, मेथड 2 के अंदर डिस्क, ये डिस्क ये रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट ओमेगा, सेम प्रॉब्लम है ये, ओमेगा इसके अंदर भी क्या एग्जैक्टली सेम। डिस्क रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इसके पास कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, आर ओमेगा का स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है, तो आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। और ये कॉइन पड़ा हुआ है फिर से, पर इस बार आप अपना आंसर यहां पे डिस्क पे खड़े होके देंगे। इस बार आप कहां पर खड़े हुए हैं, ऑन डिस्क, सही है, करें स्टार्ट। अब डिस्क पे खड़े होके कॉइन आपको किस पे नजर आ रहा है, एट रेस्ट, क्योंकि आप भी घूम रहे हैं, डिस्क भी घूम रही है, कॉइन भी घूम रहा है, हर कोई बोल रहा है कि हम रेस्ट पे। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब डिस्क के पास कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, कहां कर रही है, टुवर्ड्स सेंटर। ये ध्यान से सुनना, करें। इमेजिन करो एक कार है, कार आगे एक्सेलरेट कर रही है, सामान कहां जाएगा, पीछे, क्या लगेगी, सूडो फोर्स। तो कार की एक्सेलरेशन आगे जाने की, और जो जनरेट करेगी सूडो फोर्स पीछे की तरफ उस एम मास के ऊपर, ऐसे किया था। अब सेम ही तो हो रहा है, डिस्क के पास क्या है, सेंट्रीपिटल, डिस्क रोटेट कर रही है, डिस्क के पास क्या है, सेंट्रीपिटल, वो किसने दी, मोटर ने दी होगी, सेंट्रीपिटल है। कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, कहां कर रही है, टुवर्ड्स सेंटर। उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कॉइन। अब कोई चीज जब एक्सेलरेट करती है और हम उसके ऊपर खड़े हों, तो उस केस में न्यूटन ने कहा था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, कार ऐसी एक्सेलरेट करती है, गोल गोल घूम के एक्सेलरेट कर रहा है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो तुम इसके ऊपर मेरा लॉ मत लगा देना कॉइन के ऊपर, क्योंकि तुम्हें क्या लेनी पड़ेगी इसमें, सूडो फोर्स, कि कोई भी चीज जब एक्सेलरेट करती है उसके ऊपर सामान पड़ा होता है, तो फिर उसके ऊपर इनर्शिया की वजह से फोर्स तो लगती है। अब क्योंकि डिस्क की एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, तो कॉइन की सूडो फोर्स कहां लगेगी, अवे फ्रॉम सेंटर। जैसे कार ऐसे एक्सेलरेट कर रही है तो अंदर बैक कहां जाएगा, पीछे। कार अगर यहां एक्सेलरेट कर रही है, बैक कहां जाएगा, पीछे। अगर डिस्क की एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है तो सामान कहां जाएगा, अवे फ्रॉम
सेंटर, क्योंकि सूडो फोर्स काम करेगी अवे फ्रॉम सेंटर। आपको मेथड 1 में नहीं की, क्यों करें? क्योंकि हम अपना क्वेश्चन कब कर रहे थे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड में तो सूडो फोर्स लेते नहीं, लेकिन जब खड़े होते हैं एक एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर, फिर सूडो फोर्स लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जो लोग इस डिस्क पे खड़े हुए हैं वो ये बोल रहे हैं कि कॉइन तो रेस्ट पे है। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में? वो लोग ये बोल रहे हैं कि क्योंकि डिस्क के ऊपर इसका मास अगर m है, डिस्क की एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, टुवर्ड्स सेंटर है डिस्क की, तो इस मास की सूडो फोर्स कहां लगेगी? अवे फ्रॉम सेंटर लगेगी। और जो कॉइन को बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है, और होता है कॉइन हमेशा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सूडो फोर्स कॉन्टिन्यूसली काम कर रही है। आप दुनिया की किसी भी घूमती हुई बॉडी में खड़े हो जाएं, आपको डर रहेगा मैं कहीं गिरना चाहूं, क्योंकि आपके ऊपर कॉन्टिन्यूसली क्या लग रही है? सूडो फोर्स। कि जो चीज घूम रही है, जो झूला घूम रहा है, वो तो उसके बाद तो सेंट्रीपिटल है, वो तो बाहर नहीं गिरने वाला, लेकिन आपको उठा के बाहर फेंक देगा क्योंकि आपके ऊपर क्या लगा रहा है? सूडो फोर्स। किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स और 2 मिनट रुको, बता रहा हूं। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब सूडो फोर्स उठा के बाहर फेंक रही है, कौन बचाएगा? फ्रिक्शन। तो वो लोग ये बोलेंगे कि फ्रिक्शन जरूर इधर एक्ट करती होगी, और क्योंकि ये कॉइन रेस्ट पे है इसके हिसाब से, तो फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सूडो फोर्स। ये बाहर उठाने की फोर्स क्या है? m है। तो फ्रिक्शन अगर इक्वल हुई तो भी ठीक, अगर ग्रेटर हुई तो भी ठीक। तो एक कॉइन नीचे गिरेगा नहीं, तो कॉइन किस पे पड़ा रहेगा? एट रेस्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो कॉइन तो रेस्ट पे पड़ा रहेगा। लेकिन वो बात सेंट्रीपिटल की नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल की इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग दुनिया को क्या बोल रहे हैं कि कॉइन किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट। उनके हिसाब से कॉइन तो घूम ही नहीं रहा, तो वो तो सेंट्रीपिटल, उनको तो पता ही नहीं दुनिया में सेंट्रीपिटल है, वो तो कह रहे हैं रेस्ट पे। और इसलिए रेस्ट पे है कि सूडो फोर्स उठा के बाहर फेंक रही है और फ्रिक्शन बचा रही है। और जब यहां पर सूडो फोर्स में आप वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन की, कितनी? आर ओमेगा स्क्वायर वो रही। और मजे की बात है, ये फोर्स बिल्कुल देखने में कैसी है? सेंट्रीपिटल जैसी। एम आर ओमेगा स्क्वायर सेम फोर्स आ गई। देखो फॉर्मूला सेम है। अगर मैं वी स्क्वायर बाय आर पुट करूंगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। मैं आर ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आपके सामने ही है, ये फोर्स सेम आ गई, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी आई? ऑपोजिट। इस फोर्स का नाम है सूडो फोर्स, लेकिन इस चैप्टर में इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं है, सूडो फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल के इक्वल होता है। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल बराबर होती है। क्वेश्चन आएगा, क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं? हाँ या ना? कर सकती हैं। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स किसको मिली हुई है? सेंट्रीपिटल किसे मिली है? डिस्क को। सेंट्रीफ्यूगल किसे मिली? कॉइन को। ये एक बॉडी पे तो एक्ट ही नहीं करती, कैंसिल कहां से करेंगी? सेंट्रीपिटल डिस्क को मिली हुई है, सेंट्रीफ्यूगल कॉइन को मिली हुई है, तो बॉडी ही अलग है, बात ही खत्म। तो कैंसिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हारे ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगा दो, मेरे ऊपर हम कहेंगे कैंसिल होगी। बॉडी तो एक हो, एक बक्से पे अगर राइट और लेफ्ट है वो कैंसिल होती है। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉइन की फोर्स है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये आपके देखने का नजरिया है। न्यूटन ने ये तो बताया था, ये आपके देखने का नजरिया है। आप ग्राउंड पे बैठ के काम करेंगे, आप मत बात करें इसकी। आपका ही सेंट्रीफ्यूगल नहीं, आपके हिसाब से कॉइन गोल घूम रहे, और आप सिंपली ये बात करें क्योंकि कॉइन घूम रहे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स लाइक सेंट्रीपिटल। खत्म, इक्वेशन तो वही है। लेकिन जो लोग इस पे खड़े होकर काम करना चाहते हैं वो क्या बोलेंगे कि सूडो फोर्स दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उठा के बाहर फेंक रही है पर फ्रिक्शन बचा रही है। ये लो, तो आपके सामने ही है, F की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी मैंने कैलकुलेट किया था, ये लो, m से m क्या हो गया? m से m कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर आएगा म्यू एस इंटू जी डिवाइडेड बाय आर। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू जी डिवाइडेड बाय आर। तो ओमेगा की वैल्यू इससे कम या फिर इससे क्या होनी चाहिए?
मैक्सिमम इसके इक्वल, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली इसके आंसर तो सेम ही आना है, आंसर तो सेम ही है, फर्क क्या है? ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम सेंट्रीपिटल से आंसर देना चाहते हो या सेंट्रीफ्यूगल से देना चाहते हो। केमिस्ट्री वाले कई टीचर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास बोहर्स मॉडल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स सेंटर, और वो फोर्स कूलम फोर्स है 1/4 Q1 Q2/r² करके, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वही एक्ट करती है सेंट्रीपिटल, इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है ना, सर्कल, ऐसा बताते हैं ना। तो रेडियस निकाल लो, एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक पोटेंशियल निकाल लो, और क्या कुछ निकाल लो, फिर समझ में नहीं आता केमिस्ट्री में क्या हो क्या रहा है हमारी जिंदगी के साथ, ये क्या है, आए फॉर्मूला लिखाया चले गए, ये हुआ क्या है ये पता ही नहीं, क्योंकि +2 के अंदर उसके प्रूफ फिजिक्स के खाते में है, एटॉमिक स्ट्रक्चर द्वारा खुलेगा फिजिक्स में +2 के एंड में, और उसमें उसके प्रूफ आएंगे फिजिक्स से, ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल से, कि एक्चुअल में फॉर्मूले बने कैसे थे। तो ये थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है केमिस्ट्री में शुरू में, इस वजह से अजीब बात है, प्रूफ +2 के एंड में है और करना केमिस्ट्री की स्टार्ट में है, फिर ऐसे ज्वाइन होता है एंड में, ठीक है। कैलकुलस करना कब है, फिजिक्स की स्टार्टिंग में, और चाहिए करवाया कब जाता है +2 के एंड में, और चाहिए कब, फिजिक्स के बिल्कुल स्टार्ट में। जब तक तो गेम ही, जब एंड में +2 पास, जब एंड रह गया थोड़ा सा, अच्छा अब समझ में आया यार वो +1 में कैसे क्या करते थे, बंदा कहता है अब फिर क्या, अब मैं पढ़ना शुरू करूँ, बोला है मेंस का पेपर तो सिर पे आ गया 3 महीने बाद, अब क्या पढ़ूंगा बैठ के। तो जब समझ में आती है कि तो गेम थी कुछ नहीं, तो इसलिए थोड़ी लूज एंड्स +1 में रहते हैं, जो +2 में आते आते इसको ठीक कर दिया जाएगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, पेपर में कैसा क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में इसका। यहाँ तक क्लियर है? किसकी? ओमेगा पता है, ओमेगा स्पीड ही होती है, मैं वी दूं या ओमेगा दूं, मेरी मर्जी। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूं, तो लास्ट वैल्यू ये है ना मैक्स, इसके ऊपर तो गिरेगा, इससे कम रखोगे तो नहीं गिरेगा, ठीक है। इमेजिन, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक ड्रम में हूं, चलो ये क्लास में ड्रम है, और किसी ने बहुत तेज से ड्रम को घुमा दिया, तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें कहां मिलूंगा? ड्रम में तो मिलूंगा, ड्रम में कहां मिलूंगा? मैं घूम रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, कहां मिलूंगा तुम्हें? कोने पे। मैं ना यहाँ दीवार से चिपका मिलूंगा तुम्हें बुरी तरीके से, मतलब मुझे सांस भी नहीं आ रहा होगा, इतनी तेज मिक्सी में डाल के तुम्हें घुमा दोगे, तो मैं तुम्हें जार के बिल्कुल कॉर्नर पे मिलूंगा, बीच में तो हिम्मत ही नहीं खड़े होने की मेरी, ऐसी होगा भाई, मुझे उठा के सूडो फोर्स बाहर नहीं फेंक देगी। तुम मिक्सी में, मान लो मिक्सी है यार, तुमने तेज घुमा दी, अब मैं तो, मेरे को तो सूडो फोर्स काम करेगी ना, मिक्सी तो सेंट्रीपिटल ले गई, वो तो घूमी जा रही है उसकी मोटर, और मेरे को क्या दे रही है? सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ। तुम जब मिक्सी चलाते भी हो देखते हो जार के आसपास बहुत सारी चीजें घूमती हैं, वो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ एक्ट करती है, बाहर की तरफ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? तो फिर क्वेश्चन सुनो, इमेजिन करो आप एक ड्रम में हो, ये लो, इमेजिन करो ये आप एक ड्रम में हो, ये लो, बनाते रहो, ड्रम घूम रहे विद ओमेगा, ड्रम का रेडियस r, ड्रम का रेडियस r, ठीक है। अब इमेजिन करो कि इस ड्रम के अंदर ये एक मैन है, ये खड़ा हुआ है, था तो बेचारा यहां पे, तो ड्रम चल रहा है तो, और जमीन में फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी, तो अब तो अगर ड्रम हल्का सा भी चल गया ना, तो पकड़ वो रुकी सकता जमीन पे, उसको सेंट्रीफ्यूगल इतनी सी मिल गई तो दीवार के साथ ही चिपका मिलने वाला है। थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होती तो शायद रुक भी जाता है यहाँ पे, पर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, तो वो एकदम साइड पे हो जाएगा और दीवार के साथ खड़ा है। ड्रम तेज हो गया,
ड्रम और तेज हो गया, ड्रम का ओमेगा बढ़ गया, मतलब पहले 1 रेडियन पर सेकंड पे घुमा के देखा, फिर 4 पे, फिर 10 पे, फिर 20 पे। मैं ये चाहता हूं कि मैं बताऊं कितना ओमेगा रखूं, कम से कम, मिनिमम कम से कम कितना ओमेगा रखूं कि जब ये तेज घूमे इस ओमेगा के साथ और मैं जमीन हटा दूं, मैं ड्रम का फ्लोर ही हटा दूं, हवा खाली, किसी हाइट में चल रहा है ड्रम और नीचे बिल्कुल गिर सकता है वो बंदा, पर वो नीचे ना गिरे और यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन न्यू एस है। ये क्वेश्चन है। मतलब सोचो ना कि अगर मान लो कोई बहुत तेज ड्रम चला रहा है और मैं ये खड़ा हूं यहां पे इस तरीके से और सपोज जमीन हटा दी और मैं चिपका हुआ हूं, मुझे डर लग रहा है भाई अब तो ड्रम स्लो मत करियो नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो इतनी तेज घुमाना है आपको कि बहुत तेज घुमा दो, 1 लाख की स्पीड कर दो, फिर तो मैं चिपका रहूंगा यार, तो फिर तो आंसर नहीं हुआ। मिनिमम कम से कम कितना ओमेगा कि अगर तुमने इससे कम कर दिया मैं नीचे पक्का गिरूंगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? फ्लोर हटा देना है, जमीन हटा दो, तो मुझे एक एक करके आंसर देना है आपने। पहला, इसको कौन नीचे गिरेगा, मतलब mg, इसका वेट, ये लो बनाओ, इसका वेट इसे नीचे गिरेगा mg, क्योंकि ड्रम सर्कल में घूम रहा है तो ड्रम के पास कौन सी एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल, कितनी, r ओमेगा स्क्वायर। लेकिन मैन को उठा के बाहर फेंका जा रहा है क्योंकि मैन पे क्या लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कहां काम करती है, अवे फ्रॉम सेंटर। तो मैन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करेगी। मास ऑफ मैन अगर m है और सेंट्रीपिटल कितनी है, r ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला सेम होता है वैसे। तो ड्रम के पास सेंट्रीपिटल है और मैन के पास सेंट्रीफ्यूगल है। अब मैन के पास ये फोर्स है, तो बोलो मैन का नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mg की m r ओमेगा स्क्वायर की रिजल्टेंट ऑफ mg एंड m r ओमेगा स्क्वायर। इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mg m r ओमेगा स्क्वायर या रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। कितने लोग बोलते हैं m r ओमेगा स्क्वायर, कितने बोलते हैं mg। जमीन तो है ही नहीं, तो वेट mg नॉर्मल रिएक्शन नीचे से मिलने वाला नहीं है, ग्राउंड तो है ही नहीं, तो हवा में लटका हुआ है, तो ग्राउंड को टच नहीं कर रहे उसके फीट, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कहां काम करेगा, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन m r ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लोर नहीं है तो कौन इससे नीचे गिर रहा है, वेट कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कहां काम करेगी, ऊपर, ऊपर। और अगर आप चाहते हो ये मैन नीचे ना गिरे और किस पे पड़ा रहे, एट रेस्ट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट mg। तो अगर F इक्वल टू हुआ तो भी चल जाएगा, और अगर बड़ी हुई फ्रिक्शन, रफनेस ज्यादा हुई, फिर तो और भी अच्छी बात है। क्लियर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m से m कैंसल, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन g बाय म्यू इनटू r। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय म्यू इनटू r। तो ओमेगा की मिनिमम कम से कम वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय आंसर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन बड़ी हुई तो अच्छी बात है, कम से कम इसके इक्वल तो होनी ही चाहिए। दिस इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल मोशन का एग्जांपल कैसे चल रहा है इसमें? मुझे एक बात बताओ, इसमें सर्कुलर यूज कहाँ हो रहा है? सिर्फ एक फॉर्मूला चाहिए मेरे को, सेंट्रीफ्यूगल, बस। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का है, और फ्रिक्शन में भी क्या है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर कुछ नहीं है, वेक्टर और न्यूटन के लॉ से बने हुए हैं सारे। बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है। और इसलिए मैंने फोर्स में आपको अलर्ट कर दिया था कि वहां से जरा बच के रहना फोर्स से,
क्योंकि फोर्स ठीक बैठ गई तो फ्रिक्शन ठीक बैठेगी, और ये दो ठीक बैठ गए तो फ्रिक्शन में सर्कुलर में करना क्या है, सर्कुलर में कहीं सोचो मैं पता नहीं कौन से सर्कल में घुमा, कुछ नहीं सर्कल घुमाने वाला, बस मैं क्लास में आऊंगा अगले एक हफ्ता भी यही बोलता रहूंगा, देखा सर्कल में घूम रही है आपको कि हाँ इसके पास क्या है सेंट्रीपिटल, बोलो फॉर्मूला, आप लोग एम आर ओमेगा खत्म हो गया, बाकी सारा फ्रिक्शन और फोर्स का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला। तो बेसिकली फोर्स से ही सारी चीजें चल रही हैं। बस ये जो टॉपिक इसलिए स्टार्ट हुआ ताकि आपको कॉन्सेप्ट एम आर ओमेगा बता सकूं कि सेंट्रीफ्यूगल है सेंट्रीपिटल है, तो समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे की चीजें लिंक चलती हैं। ये एक फैमिली है, इसे बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन, ये पूरा लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। लॉज ऑफ मोशन लॉज किससे बनाए थे, न्यूटन ने, न्यूटन के लॉज चल रहे हैं। तो फोर्स फ्रिक्शन सर्कुलर उसकी 3 पार्ट्स हैं जो इसके ऊपर बेस्ड है। अगला चैप्टर इसको बेस्ड नहीं, अगला चैप्टर वर्क एनर्जी पार है, एनर्जी में न्यूटन का काम नहीं है, फोर्स में काम है। ठीक है, तो आपके स्कूल में नॉर्मली ज्यादातर 90% स्कूल में सर्कुलर मोशन तक आता है, कईयों को वर्क पार भी आता है, तो इस महीने वर्क पार तक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख के दे दिया है सारा। यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और टॉपिक का नाम भी लिख लो चाहे, कॉनिकल पेंडुलम। आपने सिंपल पेंडुलम तो सुना होगा, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक धागा पत्थर, ये लो ये रहा सिंपल, ये रहा पत्थर घूम रहा है स्ट्रिंग से, सिंपल पेंडुलम। कॉनिकल क्या है, ये देखो धागा पत्थर गोल ऐसे घुमा दो तो कोन की तरह काम कर रहा है, ये देखो ये कॉनिकल पेंडुलम। तो ये सिंपल पेंडुलम और ये कॉनिकल, गोल गोल ऐसे घुमाना है आपने। तो इमेजिन करो कि आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ये रही, ये स्ट्रिंग को मैं किस में घुमाऊंगा, सर्कल में, ये लो तो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग गोल 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 सर्कल में इस तरीके से घूम रही है, और आपको ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे एक कोन की तरह काम कर रही है, इट्स अ कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम में इसकी जो लेंथ है वो एल है, और थीटा एंगल है जिससे इसे कोन बना रखा है, थीटा एंगल है इसमें, एल है और थीटा है। ठीक है, इसका जो बॉब है इसका मास m है, चलो ये m है। क्वेश्चन है कि मान लो ये रोटेट कर रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, बताओ ओमेगा क्या होगा, कॉनिकल पेंडुलम का ये एग्जांपल है, फाइंड ओमेगा। आपको बताना है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। नंबर 1, इसमें कहीं भी सर्कुलर नहीं है भाई, ये सिर्फ फोर्स की प्रॉब्लम है, रस्सी है, रस्सी टेढ़ी है, रस्सी घूम रही है, रस्सी में क्या जाएगी, टेंशन, तो बनाओ भी टेंशन। तो इसमें स्ट्रिंग की टेंशन बनाते हैं, ये लो टेंशन पेयर में, ये टी और ये टी, ये लो टेंशन। हमने लॉज ऑफ मोशन में टेढ़ी रस्सी की थी, टी टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। तो इसके अंदर ये एक एक्सिस बना लो ऐसे, सच दैट अगर ये थीटा, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी बोलो कितना, थीटा, थीटा और थीटा सेम कर दे, ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें। अब इस t के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट t cos थीटा और एक t sin थीटा, और वेट कितना mg, तो वेट mg, t इंटू कॉस थीटा और एक t इंटू साइन थीटा, ये लो t cos थीटा t sin थीटा, ठीक है यहां तक। इसमें स्टोन
किस में घूम रहा है, ये बॉब किस में घूम रहा है ना, सर्कल। ये बात आप इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आप कहां पर बैठे हो, ग्राउंड पे, और बॉब आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा। अगर कोई बॉब पे खड़ा हो जाए, पत्थर भी खड़ा हो जाए और वो भी साथ घूमे, तो पत्थर किस पे नजर आएगा, रेस्ट पे। तो क्या पत्थर पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ? मेरा क्वेश्चन है, पत्थर घूम रहा है ना सर्कल। मैंने तुमसे पूछा क्या पत्थर घूम रहा है, तुमने कहा हाँ जी घूम रहा है। क्यों? क्योंकि आप किस पे बैठे हुए हो, रेस्ट पे, पत्थर घूम रहा है। इमेजिन करो आंख बंद करके कि तुम पत्थर के ऊपर खड़े हो, जो बहुत छोटा सा पत्थर है, तुम भी छोटे हो गए, पत्थर के ऊपर खड़े हो, पत्थर तो घूम ही रहे धागे से, तुम भी साथ में घूम रहे हो। तो सूडो फोर्स किस पे लगेगी, पत्थर पे कि आप पे? आप पे, क्योंकि पत्थर तो घूम ही रहा सर्कल, वो तो घुमाने वाला स्ट्रिंग से घुमा ही रहा है। पत्थर के पास तो सेंट्रीपिटल है, लेकिन अगर आप खड़े हो गए, आप खड़ नहीं पाएंगे, आप कहां गिरेंगे, अवे। सेंट्रीफ्यूगल आप पे लगेगी, पत्थर पे नहीं लगेगी। तो सेंट्रीफ्यूगल ऐसे आंख बंद करके लगती नहीं है हर बॉडी पे, पत्थर पे सेंट्रीफ्यूगल लगा दो जी, ऐसे नहीं लगती। अगर घूमती हुई बॉडी पे आप खड़े हो जाएं तो आप पे लगती है। घूमती हुई बॉडी तो सेंट्रीपिटल ही है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर, उसके अंदर एक पार्ट बन जाए, उसके ऊपर खड़े हो जाएं और आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाए, तो आपके ऊपर सूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल है। ड्रम अगर घूम रहा है तो ड्रम अपने आप को बाहर नहीं फेंकने वाला। पत्थर घूम रहा है, पत्थर अपने आप को बाहर नहीं फेंकने वाला, उसको तो जबरदस्ती घुमाया जा रहा है। तो इसके अंदर ये पत्थर ऊपर नीचे नहीं जा रहा। तो टी कॉस थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल होगी, बोलो, mg। इक्वेशन नंबर 1, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। अब पत्थर क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, पत्थर का जो सेंटर है वो कहां पे होगा, ये रहा सेंटर सी। तो स्टोन का सेंटर का है सी। कौन सी फोर्स इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रही है, टी साइन थीटा, क्योंकि इसका सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल। पत्थर का रेडियस क्या घूमने का है, तो बता दो, पत्थर का रेडियस क्या है, एल? नहीं, क्या होगा, इसे ज्वाइन कर लूं तो क्या बनेगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एल है, ये थीटा है, तो बोलो ये साइड क्या बनेगी, एल साइन थीटा। ये देखो ना, मान लो एक्स है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, साइन थीटा इज दिस साइड बाय एल, तो ये साइड क्या बनेगी, एल साइन थीटा। यही क्या बनेगा, इसका रेडियस। तो एल गिवन होगा तो आपको निकालना पड़ेगा, एल से साइड आ जाएगी परपेंडिकुलर, एल साइन थीटा। तो यहां पर क्या बनेगा, टी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एम आर ओमेगा का स्क्वायर। तो टी साइन थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड इज एक्टिंग सेंट्रीपिटल। तो इसके अंदर टी इंटू साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या है, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो भाई काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करते हैं। तो टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इज एम एल साइन थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। एम से एम कट गया, टी से टी कट गया, साइन से साइन भी कट गया। तो क्या बन गया, यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गई, जी अपॉन एल इंटू कॉस ऑफ थीटा। और यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। ओमेगा आ गया, कॉनिकल पेंडुलम में ओमेगा आ गया, ऐसे निकलेगा ओमेगा। आपको कि हमें कैसे पता लगेगा, अब हर बार आते हो, कभी कहते हो रिएक्शन का कंपोनेंट है जी, नॉर्मल रिएक्शन का सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शन है जी, फिर कभी कह देते हो कि सूडो फोर्स है, फिर कभी कह देते हो कि ये टेडी टेंशन का कंपोनेंट। कैसे बताने के लिए तो क्लास लगती है, बताइए तो हूं कैसे। तो आपको इतना एग्जांपल करवा दूंगा कि आपके पेपर में इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, मतलब ही नहीं जाने का। तो पी वाई क्यू करोगे, सभी सी में से आने हैं। तो अपने टाइप्स हमें पता है कि ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धागा घुमा लेगा, गाड़ी घुमा लेगा, स्कूटर घुमा लेगा, प्लेन घुमा लेगा, धरती घुमा लेगा, और क्या घुमा लेगा बताओ यार। तो मतलब और तो कुछ घुमा नहीं पाएगा, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, पांच छह चीजों को घुमा सकता है वो, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही चलता है। ठीक है, तो आप पी वाई क्यू करेंगे, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट समझ में आ रहा है यहाँ तक? आपको ये क्लिक करना चाहिए कि टेंशन के कॉम्पोनेंट्स बनाने पड़ेंगे मुझे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में पत्थर का रेडियस तो ये है। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइन थीटा क्या है, दिस बाय दिस, अब ये तो एल साइन थीटा ही हुआ ना फिर।
ठीक है यहाँ तक। और अगर वो तुमसे इसका टाइम पीरियड पूछ ले कैपिटल टी, तो ओमेगा को लिखो 2 पाई बाय, याद है बताया था ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो क्या आएगा जी अपॉन एल कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। आंसर टी की वैल्यू आ गई। बाई चांस ओमेगा पूछ ले तो भी ठीक, टी पूछ, ओमेगा और टी में तो कोई अंतर नहीं है, ओमेगा आ गया तो कैपिटल टी तो वही जाएगा। एंड में ओमेगा आ गया। वो कई बार क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछ लेते हैं, एक चक्कर का टाइम, और हमने एक फॉर्मूला किया था ओमेगा का, ओमेगा वाज इक्वल टू क्या 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। सपोज आप पार्क में गए और एक झूला लगा हुआ है, ऐसा झूला लगा हुआ है, ये देखो, ये लो, नाउ हाँ, आपको इस क्वेश्चन में ओमेगा बताना है क्या है। ये रॉड्स हैं दो, ये फिक्स है, एल शेप रॉड है झूला, रस्सी नीचे लटकी हुई थी, आप नीचे लटक गए, झूला घूमना शुरू हुआ, आप कहाँ जाएंगे, अवे फ्रॉम सेंटर। आपने झूले देखे होंगे बड़े बड़े, वो बहुत हाइट पे ले जाते हैं, फिर गोल घुमाते हैं, तो आप वैसे तो सीधा बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो चलता है वो टेढ़ा हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल, देखा है वो सूडो फोर्स दिखती है झूलों में, सूडो फोर्स लगती है ऐसे, वो स्पीड स्लो करेगा झूला घूमने का, आपकी चेयर ऐसे आती रहती है, तो बेसिकली सूडो फोर्स आपको उठा के बाहर, अब इतनी तेज भी नहीं घुमाना कि आप बिल्कुल ही 90 डिग्री पे हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो मतलब डिजाइन है वो झूले सर्कुलर को लेके काफी ज्यादा डिजाइन है। तो इसमें ये रस्सी सीधी थी, स्ट्रिंग है, और जैसे ही झूला घूम रहा है विद ओमेगा तो इसने थीटा एंगल बना लिया। आपको बताना है इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या है। तो ये डायग्राम जब इधर जाएगा तो सेम सिमेट्री में ऐसे घूमेगा, ये देखो, ये लो, सेम, इधर बना लो इधर बना लो, कोई फर्क नहीं, सेम। मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे ये पूछना है कि इस एम का सर्कल क्या है, कितने सर्कल में घूमेगा, तो आपका सर्कल ये बनेगा, इतने बड़े चक्कर में घूमने वाला है एम मास। अपनी बात करो ना, लटके तो आप, वो एम मास, एम मास तो ऐसे घूम रहा है ना सर्कल में, वो थीटा एंगल इधर हो चुका, पूरे रास्ते वो ऐसे ही रहेगा, तो उसका घूमने का चक्कर ये है। ठीक है, आपको ओमेगा निकालना है। अब सबसे पहले रूल नंबर 1, इसके अंदर स्ट्रिंग है ना, तो इसमें क्या हो जाएगी, टेंशन, ये लो, स्ट्रिंग है तो टेंशन, टी एंड टेंशन टी, ये लो टी एंड टी, और हमेशा की तरह यहां पे एक एंगल बनाना पड़ेगा आपको, कितना, थीटा। टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, कुछ ऐसे।
टी इंटू कॉस ऑफ थीटा बनेगा और टी इंटू साइन ऑफ थीटा बनेगा, और वेट इसका क्या बनेगा, एम जी। ये लो एम जी। ठीक है यहां तक। अब पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, पहली क्वेश्चन बनेगी टी कॉस थीटा, बोलो क्या, एम जी। फर्स्ट इक्वेशन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दूसरी क्वेश्चन, उस स्टोन को या उस मास एम को सर्कल में घूम रहे, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल, टी। टी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस मास का सेंटर कहां है पहले ये बताओ, ये रहा। कौन सी फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है, टी साइन थीटा। तो यार टी नहीं है, टी साइन थीटा है, तो लिखो सेकंड इक्वेशन, बोलो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। भाई आर तो बता दो क्या है, एल प्लस एल साइन थीटा बोल रहा है, ठीक बोल रहा है क्या, आर की वैल्यू एल प्लस एल साइन थीटा सही है क्या, आर की वैल्यू नहीं, नहीं, ठीक है यही है। कैसे, ये डिस्टेंस कितना है, एल, और इमेजिन करो कि अगर मैं आपको ये डिस्टेंस साथ बता दूं, ये वाला, तो यही तो रेडियस है। देखो ये पूरे का पूरा क्या है, रेडियस ही तो है, ये इतने रेडियस में घूम रहा है, ये और ये डिस्टेंस तो बराबर है, ये तो एल गिवन ही है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी क्या है, ये भी तो एल है। अगर ये एल है, ये थीटा है, तो बोलो ये क्या है, एल साइन थीटा। साइन थीटा इज दिस अपॉन एल, तो दिस इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, एल प्लस एल साइन थीटा, एल प्लस एल साइन थीटा। क्या है पॉइंट, यहां तक क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, रेडियस का एल प्लस एल साइन थीटा, राइट। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 एंड 1 को डिवाइड करते हैं, तो t इंटू साइन थीटा, एम एल कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसल, टी से टी कैंसल, टैन थीटा एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी टैन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और यहां से ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आंसर समझ में आ रहा है यहां तक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको अंडर रूट लेके आंसर। मैथ है, सर्कुलर चल कहाँ है ये तो बता दो। आधी ट्रिग्नोमेट्री चली जा रही है, मैथ यूज करे जा रहे हैं, कुछ फोर्स यूज करे जा रहे हैं। सर्कुलर तो ऐसी बदनाम है, सर्कुलर में तो एक ही चीज है, कौन सी फोर्स टुवर्ड सेंटर काम करती है, इक्वल टू एम ओमेगा, डन हो गया, बस इतना ही है। सर्कुलर में किसी क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं, बस यही है, एक ही स्टेप है। बहुत लोग बोलते हैं प्लस 2 के भी, रोटेशनल मोशन बड़ा खतरनाक है, रोटेशन खतरनाक, रोटेशन बड़ा मुश्किल। उससे आसान चैप्टर ही नहीं है कोई, खुद रोटेशन का कुछ है ही नहीं। ये तो सबने इमिग्रेशन कर रखी है उस चैप्टर में, फोर्स वाले भी आ गए, फ्रिक्शन वाले भी आ गए, सर्कुलर भी आ गए। अब जिसको 3 आते हैं रोटेशनल भी आता है, और जिसको 3 ही नहीं आते उसको तो वैसे फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता। ये 90 डेज तो मैंने पहले ही बोला बहुत ज्यादा बेस है, क्योंकि फोर्स से सारी कहानी ना एक्चुअल में स्टार्ट है, फोर्स आपका बेस बना रहा है। अब देखो ना, कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें फोर्स और वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज ना होता हो, हर में वही यूज कर रहे हैं, ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट करें एग्जांपल, लिखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज एक हेमिस्फेयर है, बनाओ, बड़ा सा बनाना, थोड़ा ठीक सा बनाना साइज में। एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। ये हेमिस्फेयर, ये इसका एक्सिस है, जिसके अबाउट इसकी रोटेशन है, इसको घुमा रहे हैं विद ओमेगा। आपको निकालना है कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो हेमिस्फेयर की, ताकि इसके अंदर एक इंसेक्ट है, यहां पर इंसेक्ट पड़ा हुआ था, तुमने कटोरी को घुमाना शुरू कर दिया, इंसेक्ट कहां जाएगा बेचारा, फ्रिक्शन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, मतलब वो ना थोड़ा सा इधर आ जाएगा और इसके साथ साथ गोल गोल घूमता रहेगा। फिर होगा क्या, तुमने और तेज घुमाया, हो सकता है वो यहाँ सर्कल में घूमता रहे, बहुत तेज घुमाया तो यहाँ पे, बहुत तेज घुमाया तो यहाँ पे, और तेज घुमाओगे तो बाहर ही निकल जाए। पानी घुमा लो, पानी घुमा के देख लो, पानी बाहर की तरफ जाएगा। तो मान लो एक इंसेक्ट है, और कहाँ पे देखने को मिला, यहाँ देखने को मिला। आपने फिक्स्ड ओमेगा के साथ इसको हेमिस्फीयर को घुमाना शुरू कर दिया, इंसेक्ट नीचे से यहाँ पर आ गया, और इंसेक्ट इस सर्कल में घूमता जा रहा है ऐसे। इसका सर्कल ऊपर नहीं है, इसका सर्कल तो यही है ना कि ये तो कटोरी के साथ नीचे घूमता जाएगा, ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, आपने ओमेगा चेंज नहीं किया तो इसी सर्कल में घूमता जाएगा। सच दैट इसने जो एंगल बनाया इसके हेमिस्फीयर के सेंटर के साथ, वो क्वेश्चन में गिवन है कितना, थीटा। तो इतनी हाइट पर है कि सेंटर के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है, थीटा। हेमिस्फीयर का खुद का रेडियस कैपिटल आर है, मैं बना देता हूं, ये कैपिटल आर है, गिवन है, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मास ऑफ इंसेक्ट एम है। आपको ओमेगा बताना है ताकि इंसेक्ट किस पे पड़ा रहे, एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये इसी चक्कर में घूमता रहे, आपको ओमेगा बताना है, क्या ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्या बोलते हो, इंसेक्ट को कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल, पूरी गेम ही यही है, कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल, बोलो इंसेक्ट को। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। नेक्स्ट, टेंशन, टेंशन का कंपोनेंट, टेंशन में रस्सी लेनी पड़ेगी, तो इंसेक्ट को रस्सी से बांधा नहीं हुआ, रस्सी है ही नहीं, टेंशन कहां से आएगी। आर मतलब रेडियस, रेडियस, रेडियस का तो मीटर, 10 मीटर 10 मीटर नहीं। अभी कुछ आवाज आई कहीं से, नॉर्मल रिएक्शन, हाँ कुछ नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं, पर कुछ तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ गेम खेली जाएगी, क्योंकि एक ही तो फोर्स हमें पता है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन है नहीं, टेंशन है नहीं, वो कांटेक्ट में है एक बॉडी के साथ, हेमिस्फीयर के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा। तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन था तो कुछ लगने वाला ही है इसमें। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कहां करता है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर कहां ड्रॉ करूं बताओ। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पहला टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, एन बनाना है मुझे, एन, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे टेढ़ा, कैसे, एन वेक्टर कहां ड्रॉ करना है बस ये बता दो। सारी गेम एन वेक्टर की है बस, जिसको एन वेक्टर दिख गया उसका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोलो,
चलो कितने लोग बोलते हैं लेफ्ट? लेफ्ट कितने लोग बोलते हैं कम से कम? और दुनिया में जहां मर्जी लेफ्ट नहीं। ऐसा क्यों तुम्हें लगा? वैसे मुझे भी ये लगा, क्योंकि अगर दीवार ऐसी होगी या तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा। दीवार तो ऐसी है ही नहीं, हेमिस्फीयर तो ऐसा है, तो कम से कम लेफ्ट तो नहीं। तो अगर ऐसी सरफेस है तो ऐसा है, ऐसी है तो ऐसा है, तो लेफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं। आगे ये गलत है। नेक्स्ट, आर की डायरेक्शन में, मतलब ये जो लाइन दिख रही है इसमें, तुम ऐसा क्यों, क्या कहीं थोड़ा सा एंगल इधर उधर भी तो हो सकता था? तुम्हें कैसे पता लगा कि आर की डायरेक्शन में लग रहा है तुम्हें? तो सुनो, जब भी आप एक हेमिस्फेयर या स्फेयर लेते हो, सुन लो मैथ्स में, मैथ्स का रूल है, अगर तुम हेमिस्फेयर या स्फेयर लो और तुम इसकी सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल, तुमने ऑप्टिक्स लाइट में स्टडी भी किया होगा 10th में, नॉर्मल, तो वो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है? हेमिस्फेयर के सेंटर से। तुम जहां मर्जी नॉर्मल ड्रॉ कर दो, सेंटर पे ही पास करेगा, पक्की बात है। इंसिडेंट लाइट भी आती थी ना जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, वो एंटर करती थी, सेंटर से पास करती थी अगर वो नॉर्मल है। ये रूल है ऑप्टिक्स का भी और मैथ का भी। कभी भी स्फेयर या हेमिस्फेयर की सरफेस पे तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हर हालत में कहां से पास करेगा? सेंटर से। क्या ये रूल याद रहेगा? ठीक, इस रूल को अगर हम यहां पे लगाएं, ये देखो, तो ठीक बोला, इसके ऊपर अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, सोचना ही नहीं, तुक्का भी नहीं मारना, सेंटर ढूंढो हेमिस्फेयर का कहां है, ये रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये रहा इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो ठीक कहा उसने आर के लॉ, लेकिन रूल बताया मैंने। रूल है कि आप हेमिस्फेयर या स्फेयर के सरफेस के ऊपर जब भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं, वो हमेशा कहां से पास करेगा? उसके सेंटर से। ये ना, तो ये सेंटर, हेमिस्फीयर का सेंटर तो भाई नहीं, वो सेंटर नहीं, सर्कल का सेंटर ऊपर, टॉप का सेंटर। मतलब इमेजिन करो ये स्फेयर था और स्फेयर का आधा काट दिया, तो भी वो रहेगा तो स्फेयर के सेंटर पे ना एक्चुअल में। ओके ओके, मैं रूल चेंज करता हूँ, स्फेयर के सेंटर से पास करता है। अब ठीक है, हेमिस्फीयर स्फेयर के सेंटर से पास करता है, तो वो काट दोगे तो रूल तो वही है। आगे हो गया आधा क्वेश्चन। तो कैसे? ये देखो, अब इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक फोर्स तो नीचे भी काम कर रही है वैसे, कितनी? mg, तो ये थीटा, तो अल्टरनेट एंगल से क्या? थीटा, तो इसमें एक कंपोनेंट एक्ट करेगा कितना? n cos थीटा एंड n sin थीटा। बनाओ, n cos थीटा और यहां पर n sin थीटा। क्या आप में से कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? 1 मिनट में आंसर क्या है इसका, बिना पेन को हाथ लगाए? बोल दो बोल दो। अच्छा चलो, क्या हमने ये क्वेश्चन कभी किया हुआ है, हाँ या ना? तुम्हें देखा लग रहा है? किसी को दिख रहा है ये क्वेश्चन किया हुआ? कॉनिकल पेंडुलम दिख तो रहा है, वो कहता है ये देखो, ये देखो, इमेजिन करो सेम डायग्राम यहां पर, ये देखो अंदर का डायग्राम, कॉनिकल पेंडुलम का डायग्राम तो बन गया। उसमें टी था, इसमें एन है, दिख रहा है बीच में से? पिछला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क कहाँ है? सेम है, टी की जगह एन है, बस आंसर पता लग गया क्या है। समझ में आ रहा है? चलो, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे, कर लेते हैं। अगर ये आर है तो बोलो ये रेडियस क्या बनेगा? आर साइन थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा, ये आर, तो ये आर साइन थीटा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन n cos थीटा इज इक्वल टू mg। दूसरी इक्वेशन n साइन थीटा, ध्यान आगे, n साइन थीटा, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल। m इंटू रेडियस क्या है? r साइन थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस अगर r है, ये थीटा r साइन थीटा, तो n साइन थीटा है mr ओमेगा स्क्वायर। सेम कॉनिकल पेंडुलम की तरह इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड कर दें, तो n साइन थीटा
सेम आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ से?